नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए इजी क्लासेस की वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में हमने जो पिछला वीडियो किया था उसमें हमने दिसंबर के करंट अफेयर्स का पार्ट 1 खत्म कर लिया था। आज का हमारा जो वीडियो है उसमें हम पार्ट 2 खत्म करेंगे और आज की वीडियो के बाद दिसंबर के सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अपलोड करने में थोड़ा सा देरी हुई, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। आगे के जो वीडियोज़ होंगे वो रेगुलर इंटरवल पर अपलोड किए जाएंगे। तो आइए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो लास्ट जो हमने टॉपिक किया था वो था एक्विफर मैपिंग के बारे में। उसमें हमने पिछले वीडियो में डिटेल डिस्कशन किया था। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ऑपरेशन क्लीन आर्ट। तो ऑपरेशन क्लीन आर्ट की बात करें तो ये वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो द्वारा शुरू किया गया है। ये मंगूस हेयर से संबंधित है। मंगूस मतलब होता है तो नेवला। तो नेवले का जो बाल होता है उसके बारे में आपको बता दूं कि उसके बाल से पेंट ब्रशेस बनते हैं। पेंट ब्रशेस जो बनते हैं वो जाते हैं मंगूस हेयर के जो बनते हैं। तो इसी के चलते मंगूस की या नेवले की बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होती है, बहुत ज़्यादा शिकार होता है और उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती चली जा रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और केरला में रेड्स डाली कई फैक्ट्रीज पर जो कि मंगूस हेयर से ब्रश बनाने का काम करती थी। और उन्होंने जो है वो ऑपरेशन क्लीन आर्ट के तहत ऐसे फैक्ट्रियों के मालिकों पर कार्यवाही की, दंडात्मक कार्यवाही की। अगर नेवलों की प्रजातियों के बारे में बात करें तो भारत में नेवलों की 6 प्रजातियां पाई जाती हैं। वो हैं इंडियन ग्रे मंगूस, स्मॉल इंडियन मंगूस, रेडी मंगूस, क्रैब ईटिंग मंगूस, स्ट्राइप्ड नेक्ड मंगूस और ब्राउन मंगूस। ये 6 जो है प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। इनमें भी जो है वो जो इंडियन ग्रे मंगूस है वो भारत में सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसकी जो है वो इसके प्रोटेक्शन स्टेटस की अगर हम बात करें, हमको पता है कि जो वाइल्ड लाइफ क्राइम से संबंधित जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा 1972 का। उसमें 6 शेड्यूल्स हैं। तो उसमें जो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में जो एनिमल्स हैं उनका शिकार पूरी तरह से प्रतिबंधित है और उनका शिकार करने पर पेनल्टीज बहुत बड़ी लगती हैं, जेल हो जाती है, लोगों को आर्थिक दंड देना पड़ता है। शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 में जो एनिमल्स हैं उनका जो है वो शिकार एक हद तक जो है वो मतलब प्रोहिबिटेड तो है, लेकिन उनका प्रोटेक्शन जो उसका लेवल है वो थोड़ा सा कम है। शेड्यूल 5 में जो है वो वर्मिन वगैरह आते हैं। वर्मिन का मतलब होता है कि वो ऐसे जानवर जो कि फसलों को या खेतों को या पेड़ों पौधों को या इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनके शिकार की इजाज़त जो है वो होती है। तो इस तरह के जानवर आते हैं। तो अगर हम मंगूस की बात करें, नेवले की बात करें, तो ये शेड्यूल 2 के पार्ट 2 का जो है वो पार्ट है। तो इसलिए जो है वो इसका जो शिकार है, इसकी स्मगलिंग जो है वो IUCN की रेड लिस्ट की बात करें तो ये उसमें लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में आता है। और उसके बाद साइट्स की बात करें जो कि ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज पर जो है वो एक कन्वेंशन है, तो उसके जो है अपेंडिक्स 3 में आता है और इसका जो है वो वहाँ पर भी इसका किसी भी तरह का ट्रेड जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। अगर हम मंगूस हेयर से बनने वाले ब्रशों की बात करें तो 2019 में लगभग 55,000 ऐसे ब्रशेस को सीज किया गया था वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो द्वारा, जो कि मंगूस हेयर से बने थे। और इसमें भी जो है वो बताया जाता है कि लगभग 150 किलो अगर हमको मंगूस हेयर चाहिए तो उसके लिए हमको 6,000 जानवरों को मारना होगा, 6,000 नेवलों को जो है वो मारना होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि मतलब छोटी सी क्वांटिटी जो है वो मंगूस हेयर की पाने के लिए हमको लगभग 6,000 मंगूसों को, नेवलों को मारना पड़ता है। तो इन सब के चलते जो है वो इनका जो प्रोटेक्शन स्टेटस है वो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको एनफोर्स करने के लिए ऑपरेशन। तो इस टॉपिक में दोस्तों इतना ही है। अब आइए देखते हैं आज का अगला टॉपिक हमारा क्या है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020। दोस्तों, ये जो इंडेक्स है ये जर्मन वॉच, एक एनवायरमेंटल थिंक टैंक है जर्मन वॉच, उसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। और ये 2020 की जो रिपोर्ट आई है इसमें 2018 की रैंकिंग जो है वो बताई गई है। अगर इस इंडेक्स की बात करें तो ये बताता है कि किस हद तक कोई रीजन या कोई कंट्री प्राकृतिक आपदाओं से उनको नुकसान पहुंचता है, उनके यहाँ जो है वो तबाही मचती है, जान और माल को हानि होती है। तो उसी सिलसिले में जो है ये रिपोर्ट निकालता है। 2018 की रिपोर्ट अभी आई है और 181 कंट्रीज़ को जो है वो इसमें शामिल किया गया था। तो 2018 की अगर रैंकिंग की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो देश था जो इससे प्रभावित था प्राकृतिक आपदाओं से, वो जापान था। दूसरे नंबर पर फिलीपींस था। तीसरे नंबर पर जर्मनी था। जो
देश था जो इससे प्रभावित था प्राकृतिक आपदाओं से, वो जापान था। दूसरे नंबर पर फिलीपींस था, तीसरे नंबर पर जर्मनी, चौथे पे मडागास्कर, पांचवें पे भारत था। भारत का स्कोर जो है वो इसमें 18.17 है और 2017 की जो भारत की रैंकिंग थी वो 14 की थी। तो इसका मतलब ये है कि 2017 में भारत में प्राकृतिक आपदाओं से जो नुकसान हुआ था वो कम था 2018 की तुलना में। तो ऐसा क्यों हुआ, इसकी बात कर लें तो केरला में जो है वो बहुत भयानक, बहुत भीषण बाढ़ आई थी, जिससे कि जो है वो बहुत ज़्यादा जान माल को नुकसान हुआ था। इसके साथ साथ तितली और गाजा जैसे जो 2 तूफान भी आए थे भारत में। तो इन सब चीज़ों के चलते जो है वो भारत की रैंकिंग जो है वो इसमें ऊपर हो गई है। मतलब कि अब ज़्यादा रिस्क हो गया है भारत को प्राकृतिक आपदाओं से। ये इंडेक्स ये भी बताता है कि सन 1999 से 2018 कहती है कि बड़े देशों की तुलना में, अमीर देशों की तुलना में जो गरीब देश होते हैं वहाँ पर इस तरह की आपदाओं का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, वहाँ पर इस तरह की आपदाओं से नुकसान ज़्यादा होते हैं। 2020 की इस रिपोर्ट ने हमको ये भी बताया कि सन 2018 में जो देश सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे वो मैंने आपको पहले ही बताया, जापान, फिलीपींस और जर्मनी। 1999 से 2018 के बीच में ये इसका लॉन्ग टर्म इंडेक्स भी था। तो इस दौरान जो देश सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे उनमें पोर्टो रिको, म्यांमार और हेती शामिल है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस रिपोर्ट से सामने आई हैं। तो और इस रिपोर्ट ने फिर जो है वो लास्ट में सजेशन भी दिया है कि देशों को मिटिगेशन के लिए क्या क्या मेजर्स उठाने चाहिए, कैसे जो है वो देश तैयार रह सकते हैं इस तरह की आपदाओं से लड़ने के लिए भविष्य में। तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में दोस्तों इतना ही है। आइए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। बर्ड वॉक फेस्टिवल। देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। बर्ड वॉक फेस्टिवल। आसिफाबाद ज़िला जो है वो तेलंगाना में है। इस ज़िले का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने दिसंबर 14 और 15 को एक बर्ड वॉक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था। तो ये बहुत ही मतलब शॉर्ट में इसको जान लेते हैं क्या है। एक जो हॉबी होती है जिसको कहते हैं बर्ड वॉचिंग, मतलब कि लोग जो है वो चिड़ियाओं को देखते हैं, उनकी फ़ोटो खींचते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। तो इससे कई फ़ायदे होते हैं कि उनका कंजर्वेशन हो जाता है, उनका एक रिकॉर्ड हो जाता है कि ये सारी चिड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, फिर माइग्रेशन करके ये सारी चिड़ियाँ यहाँ पर आती हैं। तो इससे कई सारे फ़ायदे होते हैं। तो उसी कड़ी में जो है वो ये बर्ड वॉक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जहाँ पर कि लोगों को मौका दिया जाएगा कि वो इस क्षेत्र में, इस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो टहलें और वहाँ पे जो माइग्रेट करके चिड़ियाँ आती हैं। कहा जाता है कि लगभग 273 चिड़िया जो है वो पिछले 2 साल में, टाइप्स की चिड़िया मतलब स्पीसीज जो हैं वो पिछले 2 साल में यहाँ पर माइग्रेट करके आई थी। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो बढ़ावा देने के लिए, बर्ड वॉचिंग को बढ़ावा देने के लिए आसिफाबाद के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है। तो इसमें इतना ही दोस्तों। अगला टॉपिक हम देखते हैं हमारा क्या है। साइंटिस्ट बिल्ड अ फ्रॉग फोन टू रिमोटली सर्वे फ्रॉग हैबिटेट्स। तो इसमें भी बहुत कुछ टिपिकल नहीं है जानने के लिए। फ्रॉग फोन जो है वो एक डिवाइस है जो कि वैज्ञानिकों ने जिसका आविष्कार किया है, और ये जो है वो 3G या 4G सेलुलर सिग्नल पर चलेगा। तो इसका जो बनाने का इसका मेन कारण है वो ये है कि जैसे कि मेढक हैं, कहीं पर मेढक की प्रजातियां पाई जाती हैं, किसी स्ट्रीम में, किसी लेक में, कहीं पर भी पाई जाती हैं। तो उनका सर्वे करने के लिए बार बार जो है वो लोगों को वहाँ जाना पड़ता है। तो उससे जो है वो मॉनिटरी जो है वो रिसोर्सेज लगते हैं, फिर इंसानों को जो है वो अपना समय देना पड़ता है, वहाँ बार बार जाके रिसर्च करनी पड़ती है, साथ ही बार बार वहाँ पे जाके डिस्टरबेंस होता है। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए ये वैज्ञानिकों ने फ्रॉग फ़ोन बनाया। तो ये क्या होगा कि ये जो फ़ोन होगा, ये जो डिवाइस होगा, इसको जहाँ पर भी मेढकों का हैबिटेट होगा बड़ा, जहाँ पर की स्टडी करनी होगी वहाँ पर इसको लगा दिया जाएगा। और रात के समय जो है वो ये इस पर फ़ोन इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस पर कभी भी कॉल की जा सकती है। और जैसे ही वैज्ञानिक कहीं रिमोटली बैठ के, कहीं पर भी अपने ऑब्जर्वेशन रूम में बैठ के इस पर कॉल करेंगे तो ये डिवाइस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो वहाँ पर जो भी जानकारी साइंटिस्ट को चाहिए होगी, मतलब कि वहाँ वातावरण वहाँ का कैसा है, वहाँ पर जो है वो और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो एनवायरनमेंट की वहाँ की हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो साइंटिस्ट को टेक्स्ट मैसेज के द्वारा मिल जाएगी। तो इससे जो है वो समय बचेगा, फिर उनके हैबिटेट को जो नुकसान होता है वो सारी चीज़ों से भी इसमें राहत मिलेगी। तो फ्रॉग फ़ोन जो है वो
में बचेगा, फिर उनके हैबिटेट को जो नुकसान होता है वो सारी चीज़ों से भी इसमें राहत मिलेगी। तो फ्रॉग फोन जो है वो इसलिए डेवलप किया गया। तो इसमें दोस्तों इतना ही है। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लॉन्चेस इट्स फर्स्ट बायोसिमिलर मेडिसिन। तो ये न्यूज़ जो है वो बायोसिमिलर मेडिसिन क्या होती है इसके बारे में भी हम जो है वो चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। पहले हम जान लेते हैं कि ये न्यूज़ किस बारे में है। वर्ल्ड बैंक ने पहली बार एक बायोसिमिलर मेडिसिन को मान्यता दी है। इस दवा का नाम जो है वो है ट्रस्टुजुमाब, और ये दवा जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में काम करती है। अगर इस दवा की बात करें तो सन 2015 से ही WHO की जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट होती है, ये दवा उसमें ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए जो है वो उसमें दर्ज की गई है। मतलब कि ये दवा जो है बहुत पहले से यूज़ की जा रही थी। बायोसिमिलर के रूप में इसको पहली बार जो है मान्यता WHO ने भी हाल ही में दी है। इसी सिलसिले में अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो महिलाओं में जो कैंसर का जो प्रमुख फॉर्म है, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो होता है ब्रेस्ट कैंसर। बताया जाता है कि 2018 में 2.1 मिलियन महिलाएं विश्व में ऐसी थी जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ, और उनमें से लगभग 6,30,000 महिलाएं जो हैं वो प्रॉपर डायग्नोसिस या प्रॉपर इलाज की कमी के चलते उनकी मौत हो गई ब्रेस्ट कैंसर से। अब हम बायोसिमिलर मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं कि होता क्या है। तो बायोसिमिलर, जैसा कि आप नाम में देख रहे हैं बायो, तो इसमें जो है वो सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, सेल्स या लिविंग सेल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, और उनसे मिला के ये मेडिसिन बनाई जाती है। बायोसिमिलर इसलिए होती है क्योंकि जैसे मान लीजिए कि एक कोई मेडिसिन जो है वो ऑलरेडी मार्केट में उपलब्ध है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए मान लीजिए कोई मेडिसिन उपलब्ध है और उसका जो है वो किसी कंपनी के पास पेटेंट है। धीरे धीरे जो है वो समय जैसे जैसे बीतता मिलर बनाया जा सकता है, वो उसमें सेम लिविंग ऑर्गेनिजम्स या सेल्स मिला के एक मेडिसिन बनाई जा सकती है जो कि एक तरह से उसी दवा का सस्ता फॉर्म होता है और वो लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। बायोसिमिलर मेडिसिन बनाने के लिए कंडीशन ये है कि जब भी कोई बायोसिमिलर मेडिसिन बनाएगा तो जो ओरिजिनल प्रोडक्ट था, जो ओरिजिनल दवा थी, उसका जिक्र करना उसमें जो है वो मैंडेटरी होता है। अब बायोसिमिलर पे जो डिस्कशन हुआ उससे आप लोगों के दिमाग में एक आया होगा कि एक जेनेरिक दवा भी होती है, वो भी इसी से सिमिलर होती है, लगभग इसी तरह की होती है। तो दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। बायोसिमिलर में जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जेनेरिक जो दवा होती है वो केमिकल उसमें कंपोनेंट होता है। तो मतलब जो बायोसिमिलर मेडिसिन होगी उसमें ओरिजिनल प्रोडक्ट के लिविंग सेल्स या ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेम होते हैं। जेनेरिक में जो है वो उसके ओरिजिनल प्रोडक्ट का जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है वो सेम होता है। इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन अगर करें तो जो जेनेरिक मेडिसिन होती है वो सस्ती होती है क्योंकि उसमें सिर्फ केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन जो बायोसिमिलर होता है उसमें थोड़ा सा टेस्टिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, थोड़ा सा रिसर्च की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें लिविंग सेल्स इन्वॉल्व होती हैं। इसलिए जो बायोसिमिलर मेडिसिन होती है वो जेनेरिक से महंगी होती है, लेकिन जो ओरिजिनल ड्रग होता है उससे सस्ती होती है। इसलिए जो है वो उसकी वजह से लोगों तक इजीली पहुंच जाती है जो लोग इससे पहले उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इसलिए जो इस दिशा में पहला कदम है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, जब उसने जो है वो ट्रस्टुजुमाब को ब्रेस्ट कैंसर की दवा के रूप में बायोसिमिलर मेडिसिन को उसको क्वालिफाई कर दिया है। तो इस टॉपिक में दोस्तों जानने के लिए इतना ही। आइए अब देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। अफगानिस्तान becomes the first country to recognize Indian pharmacopoeia। तो दोस्तों इस टॉपिक में क्या है कि जैसे भारत में जो दवाएं बनती हैं, जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो इंसानों के लिए हो चाहे जानवरों के लिए हो, इस टॉपिक में क्या है कि जैसे भारत में जो दवाएं बनती हैं, जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो इंसानों के लिए हो चाहे जानवरों के लिए हो, तो उसका एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, एक स्तर बनाने के लिए कि उससे जो दवाएं बनेंगी उनके लिए एक बेंचमार्क बनाने के लिए इंडियन फार्माकोपिया को इस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो है वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के अंतर्गत रूल्स 1945 के अंतर्गत इनको जो है वो इसको बनाया गया। तो अफगानिस्तान जो है वो दुनिया का पहला देश बना है जिसने कि इंडियन फार्माकोपिया को मान्यता दे दी है। मतलब कि जो ड्रग्स का स्टैंडर्ड, हेल्थ केयर का स्टैंडर्ड, चाहे वो एनिमल्स के लिए हो चाहे इंसानों के लिए हो, जो भारत में माना जाएगा, जो इंडियन फार्माकोपिया मानेगा,
अफगानिस्तान की सरकार, अफगानिस्तान की हेल्थ मिनिस्ट्री भी जो है उसको मानेगी, उसको मान्यता। तो अगर हम इसके पीछे के आइडिया की बात करें कि ऐसा क्यों है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि किसी भी देश में हेल्थ केयर कितनी ज़रूरी होती है। और अगर वो हेल्थ केयर जो है वो किसी कंट्री में बिना किसी रेगुलेशन के, बिना किसी रूल के, बिना किसी ओवरसाइट के, बिना किसी सुपरविजन के अगर चलेगी, तो वो जो है वो लोगों को फ़ायदा पहुंचाना तो दूर, उनके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि फिर अपने मनमाने ढंग से लोग दवाएं बनाएंगे और फिर उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, तो सब स्टैंडर्ड दवाएं बनेंगी तो अल्टीमेटली वो नुकसान ही करेंगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो है वो फॉर्म किया गया था, जिसने कि इंडियन फार्माकोपिया का निर्धारण किया। और इसमें जो है वो मेडिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी क्वालिटी क्या होगी, फिर साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, लीगल पर्सपेक्टिव्स क्या होंगे, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होंगे, किन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा उनको बनाते हुए, इन सारी चीज़ों की एक जो है वो उन्होंने लिस्ट बनाई, एक रिकॉर्ड बनाया। उसी को इंडियन फार्माकोपिया कहते हैं और उसको भारत में मान्यता दी गई है। वो सेम चीज़ उसको जो है वो अब अफगानिस्तान भी मान्यता देगा। तो एक तरह से जैसे कि आप कह सकते हैं कि दवाओं के लिए जो है वो ISI मार्क जो है वो इंडियन फार्माकोपिया है और भारतीय जो मानक है उनको अफगानिस्तान भी मानेगा। तो इसमें बस जानने के लिए सरल भाषा में इतना ही है। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। ILP will be applicable to entire Nagaland इंक्लूडिंग दीमापुर। तो दोस्तों ILP मतलब होता है इनर लाइन परमिट। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। पहले हम लोग इसी पे चर्चा कर लेते हैं क्योंकि जो न्यूज़ है वो तो छोटी सी है। तो अगर देखा जाए, सरल भाषा में बात की जाए, तो जो इनर लाइन परमिट है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि भारत के किसी भी नागरिक को किसी पर्टिकुलर स्टेट में, किसी पर्टिकुलर स्थान में जाने के लिए और वहाँ पर रुकने के लिए एक तरह से वीज़ा का काम करता है। जैसे हम बाहर के किसी देश में जाते हैं तो हमको वीज़ा चाहिए होता है। तो भारत में 3 स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, जहाँ पर इनर लाइन परमिट का सिस्टम है, प्रोविजन है। तो यहाँ पर जो है वो जाने के लिए, यहाँ पर रहने के लिए हमको जो है वो इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ती है। एक तरह से वीज़ा है, जैसा मैंने आपको बताया। जैसा कि वीज़ा के साथ होता है कि हम जो है वो बिना उसके प्रवेश नहीं कर सकते, हम बिना उसके वहाँ पे रुक नहीं सकते, और जितना टाइम जो है वो वीज़ा में दिया गया है कि हमको इतने टाइम के लिए रुकना है, हम उससे ज़्यादा नहीं रुक सकते। ये सारे प्रोविज़न जो है वो इनर लाइन परमिट के लिए होते हैं। ये जो इसका ओरिजिन अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि इसका ओरिजिन जो है वो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 का था। उसके अंतर्गत इसका जो है वो ओरिजिन था। ब्रिटिशर्स ने इसको बनाया था। उसके पीछे का कारण ये था कि इन सब जगहों पे जो है वो जो बंगाल वाला जो रीजन था वहाँ पर ब्रिटिश के जो है वो बहुत ज़्यादा कमर्शियल इंटरेस्ट थे। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए वो चाहते थे कि वहाँ पर जो भी हो उस पर पूरा नियंत्रण जो है वो ब्रिटिशर्स का हो, और बाकी जो इंडियंस हैं, मतलब कि भारत के जो बाकी नागरिक हैं, उनकी वहाँ पर पहुँच ना हो पाए, वहाँ पर वो लोग जाके ट्रेड ना कर सकें, वहाँ पर एक तरह से ब्रिटिशर्स की मोनोपोली रहे। तो इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के तहत लोगों के आने जाने और रुकने पर, ऐसे स्थानों पर पाबंदी लगाई थी। तो वो धीरे धीरे डेवलप होते होते इनर लाइन परमिट का उसने फॉर्म ले लिया। तो इनर लाइन परमिट की बात हो गई, तो अब इस न्यूज़ की बात कर लेते हैं। ये छोटा सा ही न्यूज़ है कि नागालैंड में जो है वो आपको मैं बता दूं कि वहाँ का कमर्शियल हब है दीमापुर। तो अभी तक जो है वो क्या था कि दीमापुर जो था वो इनर लाइन परमिट सिस्टम के बाहर था। मतलब कि आपको अगर दीमापुर तक जाना है, दीमापुर में रहना है, तो आपको ILP की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन नागालैंड के गवर्नर PB आचार्य जी हैं, तो उन्होंने जो है वो ये घोषणा की कि सरकार ने निर्णय लिया है कि दीमापुर भी जो है वो अब इनर लाइन परमिट के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब कि अगर आपको दीमापुर में भी जाना है और वहाँ रुकना है तो आपको वहाँ पर गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कुल मिला के इसका इफेक्ट ये होगा कि जो भी नॉन नागा पॉपुलेशन है, मतलब कि जो लोग भी नागालैंड के निवासी नहीं हैं, रेसिडेंट नहीं हैं, उनको दीमापुर में भी जाने के लिए, अभी तक तो बाकी नागालैंड में था ही, अब दीमापुर में जाने के लिए भी उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस टॉपिक में दोस्तों पढ़ने के लिए इतना ही। हमने जान लिया कि ILP होता क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, और न्यूज़ के बारे में हमने जान लिया कि क्या है। अब आइए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम।
PPRTMS। तो दोस्तों इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है, इसके पीछे का जो लक्ष्य है वो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज का अगर किसी को रजिस्ट्रेशन कराना है तो उस प्रोसेस को आसान बनाना, प्रक्रिया को जो है वो आसानी से मतलब ट्रांसपेरेंट करना, ताकि लोग जो है वो इजीली देख सकें, जान सकें कि क्या प्रगति हुई है उनके काम में। तो इसका जो सेलिएंट फीचर है, जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि 1 जनवरी 2020 के बाद से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करती है, रजिस्ट्रेशन करना चाहती है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक ऑनलाइन पोर्टल पर उसकी सारी जानकारी अपलोड करता रहेगा। तो इसमें होगा क्या कि जैसे कि आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसको पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं, तो आपको अपना ईमेल और फ़ोन नंबर जो है वो इलेक्शन कमीशन को देना होगा। और उसके बाद, अगर ये 1 जनवरी के बाद की बात है, और उसके बाद जो है वो जो भी प्रगति होगी आपकी पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जहाँ तक पहुँचेगा वो आपको जो है वो छोटी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो जो नई पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के अंतर्गत बनती हैं। इसमें जो है वो, इसमें इम्पोर्टेंट जानने के लिए ये है कि कोई भी एसोसिएशन जो कि 29A सेक्शन के अंतर्गत पॉलिटिकल पार्टी बनना चाहता है, उसको अपने बनने के, अपने एसोसिएशन फॉर्म होने के 30 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन के सामने अप्लाई करना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। और ऐसा करने के बाद फिर जो है वो इलेक्शन कमीशन एक प्रोसेस फॉलो करता है और उसके बाद उसको पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्टर कर लेता है। तो इसी चीज़ के लिए रेगुलर अपडेट्स लोगों को मिलते रहें, इसके लिए जो है वो PPRTMS शुरू किया गया है। तो इस टॉपिक में दोस्तों पढ़ने के लिए इतना ही है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है दिशा एक्ट 2019। तो आइए अब देखते हैं। तो इस टॉपिक में दोस्तों पढ़ने के लिए इतना ही है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है दिशा एक्ट 2019। तो आइए अब देखते हैं इसमें क्या है। दोस्तों 2019 का एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा था, जबकि हैदराबाद में एक जानवरों की डॉक्टर थी 26 वर्ष की, उनका जो है वो गैंगरेप कर दिया गया था और उनकी लाश को जला दिया गया था। उनका मर्डर किया गया और लाश को जला दिया गया था। इसके बाद का घटनाक्रम बड़ा ड्रामेटिक रहा। उसके बाद जो है वो जितने अक्यूज थे उनको पकड़ा गया, फिर उनको पुलिस ने उनको एनकाउंटर में मार दिया। बताया कि जो है वो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, उसमें उनका एनकाउंटर हो गया, वो सारे अक्यूज उसमें मारे गए। तो इसमें जो है वो पक्ष में और विपक्ष में कई तरह की देश से आवाज़ें उठी थी इस एनकाउंटर को लेके। तो ये जो गैंगरेप हुआ था, इसके बाद जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार ने, आंध्र प्रदेश की जो कैबिनेट है उसने निर्णय लिया था कि दिशा एक्ट वो बनाएगी, दिशा बिल उन्होंने बनाया। तो ये दिशा बिल का काम क्या है, बहुत सिंपल शब्दों में आपको बता दूं कि दिशा बिल जो है वो महिलाओं के और बच्चों के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं उनको कैपिटल पनिशमेंट, मतलब कि सजाए मौत देने के लिए प्रोविजन बनाता है। और ऐसे दुर्घटनाओं के घटित होने के 21 दिन के अंदर इस एक्ट के अंतर्गत जो है वो फैसला आने का प्रावधान किया गया है। इस एक्ट में जो है वो 2 बिल पास किए गए थे। पहला था आंध्र प्रदेश दिशा एक्ट, जिसमें कि AP स्पेशल कोड्स फॉर स्पेसिफाइड ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन एक्ट 2019 था, और दूसरा था AP दिशा एक्ट क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। तो जो पहला इसमें था जिसमें कि स्पेशल कोर्ट्स की बात की गई है, तो उसमें विमेन और चाइल्ड से रिलेटेड मामलों के लिए स्पेशल कोर्ट्स प्रोवाइड करने का, कंस्टिट्यूट करने का प्रोविजन किया गया था। और जो दूसरा था, मतलब कि आंध्र प्रदेश क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, इसमें जो है वो इंडियन पिनल 1973 को अमेंड करके रेप के और गैंग रेप के जो अपराधी हैं उनको सजा देने का जो प्रावधान था उसमें कुछ चेंजेस लाए गए थे, उनको कैपिटल पनिशमेंट देने का प्रावधान किया गया था। दिशा एक्ट के अंदर एक प्रावधान और किया गया था कि इस तरह के जो भी ऑफेंसेस होंगे, इस तरह के जो भी क्रिमिनल्स होंगे जो कि रेप या गैंग रेप में जो है वो कन्विक्टेड होंगे, उसके दोषी होंगे, उनकी एक रजिस्ट्री जो है वो स्टेट में मेंटेन की जाएगी। आंध्र प्रदेश सरकार जो है उनकी एक रजिस्ट्री, एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा जो कि लोगों के लिए जो है वो खुली होगी, मतलब लोग भी उसको देख सकेंगे। और साथ ही साथ जो है वो जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो उनको भी अवेलेबल रहेगी, ताकि जो है वो उससे
क्राइम्स को सॉल्व करने में और ये सब चीज़ों में उनका उपयोग कर सकें। ये प्रोविज़न थोड़ा सा नया है इस सेंस में कि जो नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स है, जो कि भारत सरकार का डेटाबेस है, वो ना ही डिजिटाइज्ड है और ना ही इस सेंस में कि जो नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स है, जो कि भारत सरकार का डेटाबेस है, वो ना ही डिजिटाइज्ड है और ना ही वो पब्लिक के लिए खुला हुआ है। वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए तो खुला हुआ है, लेकिन पब्लिक उनको नहीं देख सकती है। आंध्र प्रदेश का जो दिशा एक्ट है उसमें ये प्रोविजन किया गया है कि पब्लिक के लोग भी उसको इजिली इंटरनेट पे एक्सेस कर सकते हैं। दिशा एक्ट में कहा गया है कि अगर सबूत मौजूद हैं, मतलब कि क्लियर जो है वो सबूत हैं कि जो अपराधी जिसको पकड़ा गया है उसने रेप और मर्डर किया है, तो उसको जो है वो डेथ पेनल्टी दी जानी है। मतलब कि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। अगर किसी को पकड़ा गया और ये साबित हो गया कि उसने जो है वो रेप और मर्डर किया है, तो उसको डेथ पेनल्टी का प्रोविजन किया गया है आंध्र प्रदेश के दिशा एक्ट में। जो ड्यूरेशन में चेंज लाया गया है उसके लिए भी मैंने आपको बताया कि इसमें दिशा एक्ट के अंतर्गत जो है वो इस तरह के केसेस में जो डिसीजन होगा वो मात्र 21 दिनों में होगा। अगर नेशनल एक्ट की हम बात करें, दिशा एक्ट में वो टाइम जो है वो घटा के मात्र 21 दिन कर दिया गया है। अगर बच्चों के अगेंस्ट जो क्राइम होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का क्राइम होता है, उसकी बात करें तो यहाँ पर भी जो है वो दिशा एक्ट और पॉक्सको एक्ट में जो है वो अंतर है। अंतर ये है कि दिशा एक्ट के अंतर्गत जो है वो अगर बच्चों के अगेंस्ट जो है वो सेक्सुअल ऑफेंस कोई करता है तो उसको जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जानी है। लेकिन जो पॉक्सो एक्ट है 2012 का, उसमें ये सजा जो है वो 3 साल से 7 साल तक का ही है। मतलब कि जो नेशनल एक्ट है, मतलब पॉक्सो एक्ट है, उसमें जो प्रोविजन है वो सजा का वो कम है, और दिशा एक्ट में ये प्रोविजन इसको बढ़ा के लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ दिशा एक्ट में एक प्रोविजन और भी किया गया है कि अगर किसी महिला को ईमेल या सोशल मीडिया के माध्यम से हैरेस किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान रखा गया है दिशा एक्ट के अंतर्गत। और इंडियन पिनल कोड की बात करें तो इस तरह का कोई भी प्रावधान जो है वो इंडियन पिनल कोड में मौजूद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये अंतर हैं जो कि दिशा एक्ट और बाकी सारे एक्ट्स में हैं। तो इस टॉपिक में दोस्तों जानने के लिए इतना ही है। अब आइए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल के बारे में। तो दोस्तों न्यूज़ ये है, न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो अल्कोहल मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने नीति आयोग से रिक्वेस्ट की है कि एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल या ENA की जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें रिडक्शन किया जाए। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल जो है वो उसकी जो सप्लाई है, जो डोमेस्टिक सप्लाई है, उसमें कमी को एंटिसिपेट किया जा रहा है। मतलब कि माना जा रहा है, जो अल्कोहल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लोग मान रहे हैं कि इसमें कमी है। वो बता रहे हैं कि इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी जो डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिसके चलते हमको बाहर से ENA इंपोर्ट करना पड़ रहा है। और इसका जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो ज़्यादा होने के कारण जो अल्कोहल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको नुकसान हो रहा है। तो इसी के चलते जो है उन्होंने नीति आयोग से गुजारिश की है कि इस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम किया जाए। तो न्यूज़ ये है दोस्तों। अब जान लेते हैं कि एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल होता क्या है। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल जो है वो दोस्तों शुगर इंडस्ट्री का ही एक बाई प्रोडक्ट होता है। जब गन्ने की प्रोसेसिंग की जाती है तो एक सब्सटेंस निकलता है जिसको कहते हैं मोलासिस। तो उसी मोलासिस से ENA बनता है। अब ENA का उपयोग क्या होता है, ENA का काम क्या होता है? अल्कोहलिक बेवरेजेस जो भी बनते हैं, चाहे वो विस्की हो, वोडका हो, जिन हो, कुछ भी हो, इस तरह के जो अल्कोहलिक बेवरेजेस बनते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में ENA का इस्तेमाल किया जाता है। इसका खुद का जो है वो अपना कोई रंग नहीं होता और इसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होती। इसकी स्मेल, इसलिए जो है वो इसका उपयोग अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो है वो कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बहुत सारे, जैसे कि परफ्यूम्स हो गए और अन्य तरह की टॉयलेटरीज हो गई, हेयर स्प्रे वगैरह हो गए, इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए भी ENA का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कई एंटीसेप्टिक्स बनाने में, कई ड्रग्स बनाने में, दवाएं बनाने में, कई मेडिसिनल स्प्रेज बनाने में, पेंट बनाने में, इंक बनाने में, कई तरह के उपयोग जो है वो ENA के होते हैं। तो कुल मिला के ये जो है वो एक कलरलेस टेस्टलेस लिक्विड है जिसमें कि 95% अल्कोहल होता है बाय वॉल्यूम।
और इससे जो है वो विभिन्न तरह की चीज़ें बनती हैं। और इसीलिए जो है वो जो अल्कोहल मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने नीति आयोग से कहा है कि इसको इंपोर्ट करने के लिए जो ड्यूटी लगती है उसको कम किया जाए, क्योंकि डोमेस्टिक जो सप्लाई है वो इसका जो डिमांड है उसको पूरा नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों इस टॉपिक में इतना ही। ईएनए के बारे में इतना ही जानने के लिए है। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे ट्रैकिया सॉफ्टवेयर की। ये एक बारकोडिंग सॉफ्टवेयर है जो कि हरियाणा की पुलिस ने जिसका इस्तेमाल शुरू किया है। हरियाणा पुलिस का कहना है कि देश में वो पहली पुलिस है जो कि इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है, इस तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है। और इस तरह के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के पीछे का जो आइडिया है वो ये है कि जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती है उससे संबंधित जो सबूत होते हैं, जो फाइलें होती हैं, उनको सुरक्षित रखना, उनको जो है वो किसी भी तरह के छेड़छाड़ से सुरक्षित रखना, इसके पीछे का लक्ष्य है। ट्रैकिया सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसको जो है वो हरियाणा में भोंसी जेल में 13 महीने के लिए कैद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर द्वारा बनाया गया था। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो उस समय अपनी वाइफ के मर्डर के इल्ज़ाम में जेल में बंद थे और बाद में उनको जो है वो अक्विट कर दिया गया था। मतलब उनको जो है वो के लिए कैद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर द्वारा बनाया गया था। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो उस समय अपनी वाइफ के मर्डर के इल्ज़ाम में जेल में बंद थे और बाद में उनको जो है वो अक्विट कर दिया गया था। मतलब उनको जो है वो बरी कर दिया गया था इस इल्ज़ाम से। तो उन्होंने ही जो है ये सॉफ्टवेयर बनाया था। तो अब हम बात करें कि इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों महसूस हुई हरियाणा पुलिस को। अब भारत की अगर हम बात करें एज अ होल, तो भारत में जो है वो हर साल हज़ारों लाखों जो है वो क्रिमिनल केसेस होते हैं। और इस तरह के जो केसेस होते हैं उनकी कुछ फाइल्स होती हैं, कुछ उनसे रिलेटेड सबूत होते हैं जो कि बाद में प्रोसिक्यूशन में काम आते हैं। लेकिन अभी जो है वो दिक्कत ये है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसमें दिक्कत ये है कि कोई भी केस है उससे संबंधित जो सबूत है उसको बहुत ही आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। मतलब कि फाइल नंबर, एफआईआर नंबर, पुलिस स्टेशन, ये सारी जानकारी किसी के भी पास होती है। और इन सब जानकारियों को लेके जैसे कोई भी दोषी है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई क्राइम किया, तो मैं जो है वो अगर मेरी थोड़ी सी मेरे पास रिसोर्सेज हैं, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे मेरे पास पॉलिटिकल बैकअप हो या इस तरह की सेटिंग मेरे पास है, तो मैं जो है वो अपने खिलाफ जो सबूत इकट्ठा किए गए हैं फॉरेंसिक टीम द्वारा या पुलिस टीम द्वारा, तो उसको मैं देख सकता हूँ और उसके साथ कुछ टैम्पर कर सकता हूँ ताकि मुझे सज़ा ना मिले। इस तरह के जो सबूत होते हैं उनमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है। अब जैसे कि डीएनए एविडेंस हो गया किसी के खिलाफ, फिंगरप्रिंट एविडेंस हो गया, लाई डिटेक्टर टेस्ट हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए अलग तरह के, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो अगर जो है वो इस तरह की जो फाइल्स होती हैं, जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हर किसी आदमी को उपलब्ध हो जाएंगे, तो जो है वो जो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो फेल कर जाएगा। क्योंकि जो है वो जो चाहेगा वो उसके साथ छेड़खानी कर देगा और वो जो है वो लॉ को अपने हिसाब से मोड़ लेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा पुलिस ने ये सॉफ्टवेयर जो है वो इसका यूज़ करना शुरू किया। इसमें जो है वो सबसे बड़ी जो इसका प्लस पॉइंट है, मैंने आपको बताया कि कोई भी आदमी जो है इसको ट्रैक नहीं कर सकता है क्योंकि ये बारकोड से आइडेंटिफाई किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो कंसर्न पार्टीज़ हैं, मतलब कि जैसे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उस केस का, जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट हैं, इसके अलावा जो भी कंसर्न पार्टीज़ हैं जिनको कि उस केस के डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस होना चाहिए लीगली, वो जो है वो बारकोड के ज़रिए बहुत ही आसानी से जो है वो इन सब चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। बारकोडिंग के इंट्रोड्यूस होने के बाद इस तरह के जो सबूत होंगे, इस तरह की जो फाइलें होंगी, उन पर किसी भी तरह का केस नंबर वगैरह जो है वो जो आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन होती है वो नहीं मेंशन की जाती है। इसको सिर्फ जो है वो बारकोड के सिस्टम से ही आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इससे जो है वो जो टैम्परिंग वगैरह है वो पूरी तरह से एक तरह से रुक जाएगी। अगर देखा जाए तो धीरे धीरे जो है वो हो सकता है ये उनकी नई पहल है, तो धीरे धीरे ये ऑल ओवर इंडिया भी जो है वो अडॉप्ट कर ली जाए। अब अगर इसको और आसान भाषा में समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो जैसे कि आप जानते होंगे कि आप लोग सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसकी जो कॉपियाँ होती हैं वो जब आप उसको लिख के जमा करते हैं तो फिर उनकी जो है वो एक तरह से अलग तरीके से उनकी जो है वो नंबरिंग की जाती है, कोडिंग कर दी जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है उसको ये नहीं पता होता है कि मैं जिसकी कॉपी चेक कर रहा हूँ उसका रोल नंबर क्या है या उसका नाम क्या है, वो उसकी अलग से कोडिंग कर दी जाती है। तो इससे क्या होता है कि
जो चीटिंग की संभावना है कि मान लीजिए कि जो लोग कॉपी चेक कर रहे हैं उनसे मेरा परिचय है, तो मैं जो है वो कोशिश करूंगा कि मैं उनको इन्फ्लुएंस कर लूं। तो अगर जो है वो कॉपी चेक करने वाले को पता ही नहीं होगा कि ये किस रोल नंबर की और किस नाम की कॉपी है, तो वो जो है वो किसी भी तरह के चेंजेस उसमें नहीं कर सकता। तो कोडिंग कर दी जाती है कॉपियों की, वैसे ही जो है वो एविडेंस की बार कोडिंग का प्रोविजन जो है वो हरियाणा पुलिस ने शुरू किया है। तो दोस्तों इस टॉपिक में समझने के लिए इतना ही है। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रैंड हॉग के बारे में। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अभी स्टेट्स के लिए एक वार्निंग जारी की है, एक चेतावनी जारी की है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि एक मोबाइल बग जो है वो सर्कुलेट हो रहा है जिसका नाम है स्ट्रैंड हॉग, और ये जो है वो एंड्रॉयड फ़ोनों से उनका डेटा चुराने में सक्षम है। तो स्टेट्स को ये वार्निंग जारी की गई है कि वो कदम उठाए इस बग को फैलने से रोकने के लिए। ये बग काम कैसे करता है? ये बग जो है वो लेजिटिमेट जो ऐप्स होते हैं, मतलब कि जो ज़रूरी ऐप्स आपके फ़ोन पे हैं, वो उनका फॉर्म लेता है, उनकी नकल उतारता है। तो आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप कोई जेन्युइन ऐप यूज़ कर रहे हैं। और जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये आपका माइक्रोफोन में, मतलब आप जो बात कर रहे हैं वो सुन सकता है, आपके लॉगिन क्रेडेंशियल मतलब यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह सुन सकता है, आपकी फ़ोटोज़ खींच सकता है, आपके SMS पढ़ सकता है, आपके फ़ोन में जो ऑलरेडी फाइलें हैं उनको भी एक्सेस कर सकता है। इस बग को सबसे पहले जो है वो प्रोबॉन नाम की एक नॉर्वे बेस्ड साइबर सिक्योरिटी फर्म है, उसने सबसे पहले इसको नवंबर के महीने में इसको ढूंढा था, और धीरे धीरे जो है वो वर्ल्ड ओवर इसका प्रचार होता गया, जब जो है वो जिसके बाद ये यूनियन होम मिनिस्ट्री के नज़र में भी आया और उसने जो है वो एक एडवाइजरी जारी कर दी। अब इसके साथ ही एडवाइजरी जारी करने के साथ ही जो है वो इस ऐप से बचने के लिए, इस बग से बचने के लिए भी जो है वो कुछ तरीके सुझाए गए हैं कई साइबर सिक्योरिटी फर्म्स द्वारा। तो उनमें से कुछ जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सुझाए गए हैं कई साइबर सिक्योरिटी फर्म्स द्वारा। तो उनमें से कुछ जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐप आप चला रहे हैं, तो अगर आपके फ़ोन में स्ट्रैंड हॉग आ गया तो वो पुरानी ऐप जो कि आप चला रहे थे वो आपसे फिर से लॉगिन मांगेगी कि हमको फिर से लॉगिन करना है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप सतर्क हो जाइए कि हो सकता है आपके फ़ोन में ये बग आ गया हो। आपके फ़ोन में कोई अचानक से पॉपअप होता है, कोई नई स्क्रीन खुल के आती है जिसमें किसी ऐप का नाम नहीं लिखा रहता, वो आपसे परमिशन मांगता है, तो हो सकता है कि आपके फ़ोन में ये बग घुस चुका हो। फिर कई बार ऐसा होता है कि कई ऐप्स होते हैं जिनको कि कुछ स्पेसिफिक तरह की परमिशन नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी वो मांगने लगते हैं अचानक से, तो चांसेस हैं कि आपका फ़ोन इन्फेक्टेड हो गया है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो बताई गई हैं कि करने से जो है वो कोई भी आदमी अपना एंड्रॉयड फ़ोन इस बग से बचा सकता है। तो इस आर्टिकल में दोस्तों जानने के लिए बहुत कुछ खास है नहीं, बस ये जो है वो ये है कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड उनकी नकल करके उनकी तरह दिखता है और आपके फ़ोन के सारे डेटा को ये जो है वो चुराने में सक्षम है। तो एडवाइजरी जारी की गई है कि स्टेट्स जो है वो गाइडलाइंस तैयार करें ताकि इससे लोगों को बचाया जा सके। तो इसमें दोस्तों पढ़ने के लिए इतना ही है। आइए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। इंडिया इज़ वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ साइंटिफिक आर्टिकल। एक रिपोर्ट जो है वो यूएस के नेशनल साइंस फाउंडेशन ने भी हाल ही में जारी की, जिसमें कि उसने कहा कि 1.35 लाख साइंटिफिक पेपर्स जो है वो इंडिया में इस साल में पब्लिश हुए हैं, जिसके चलते जो है वो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पब्लिशर बन गया है साइंस और इंजीनियरिंग के आर्टिकल्स का। इस डेटा के हिसाब से चाइना जो है वो इस रैंकिंग में सबसे ऊपर है। जो इस फाउंडेशन ने डेटा कलेक्ट किया उसके हिसाब से जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं वो 2008 में भारत से जो पब्लिश हुए थे वो 2008 में 17 लाख लगभग थे, जो कि 2018 में बढ़ के 25 लाख छू गए हैं। भारत से जो पब्लिश हुए थे वो 2008 में 17 लाख लगभग थे, जो कि 2018 में बढ़ के 25 लाख छू गए हैं। जैसा कि हमने पहले बात की कि चाइना जो है वो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, तो चाइना का जो है वो जो हिस्सा है पूरे पब्लिकेशंस में वो 20.67% है। मतलब जितने साइंटिफिक आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं वर्ल्ड में उनमें से 20% हिस्सा जो है वो लगभग चाइना का है। दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स है जो कि 16.54% जो है वो आर्टिकल पब्लिश करता है, और इसके बाद तीसरे नंबर पर जो है वो अब भारत आ गया है। तो इस टॉपिक में दोस्तों जानने के लिए इतना ही है। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, फ्यूचर स्किल्स
विप्रो नासकॉम लॉन्च प्लेटफॉर्म टू ट्रेन 10,000 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। तो विप्रो जो आईटी फर्म है उसके बारे में आप लोग जानते होंगे, और नासकॉम जो भारत की आईटी की बॉडी है। तो विप्रो और नासकॉम ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है फ्यूचर सीज से, लगभग 10,000 छात्रों को नई टेक्नोलॉजीज में ट्रेनिंग देगा। नई टेक्नोलॉजीज मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। तो इस तरह की जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उनसे 20 इंजीनियरिंग कॉलेज के लगभग 10,000 स्टूडेंट्स को ये परिचित कराएगा। इसका फ़ायदा, इस स्कीम का फ़ायदा क्या होगा, इस पहल का फ़ायदा ये होगा कि जो इंडस्ट्री और एकेडमिक्स में गैप है, मतलब कि जो चीज़ें हमारे यहाँ पढ़ाई जा रही हैं और जो इंडस्ट्री में हो रहा है उनमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो उन चीज़ों को, उस गैप को फिल करने के लिए, उस गैप को ब्रिज करने के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो चलाया जाएगा। तो इससे ये होगा कि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग, उनको जो है वो नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानकारी मिलेगी, उनकी जो स्किल है वो अपडेट होगी। ये जो प्रोग्राम है, जो इनिशिएटिव है, ये विप्रो का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम एक विप्रो चलाता है। जो टैलेंट नेक्स्ट प्रोग्राम है उसका एम क्या होता है कि वो इंडिया में जो इंजीनियरिंग एजुकेशन है उसकी जो क्वालिटी है उसको सुधारने का काम करता है, सुधारने के लिए काम करता है। और इस दिशा में जो है वो टीचर्स को, फैकल्टी को और स्टूडेंट्स को वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ताकि वो फ्यूचर के लिए रेडी हो सकें। और ये जो टैलेंट नेक्स्ट प्रोग्राम है इसी को बड़ा रूप दिया है विप्रो ने नासकॉम के साथ मिलके, और इसका नाम जो है वो रखा गया है फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम। और ये जो है वो अभी तक जो विप्रो का दायरा सीमित था, ये दोनों बॉडीज के मिलने से ये दायरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब लगभग 10,000 स्टूडेंट्स जो है वो ट्रेन किए जाएंगे। और इसमें मैंने आपको पहले ही बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीज़ें जो है, जो कि भविष्य की चीज़ें बताई जा रही हैं, भविष्य की टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनसे जो है वो स्टूडेंट्स को परिचित कराएगा और इनसे जो है वो उनको इनके बारे में उनको जानकारी देगा, और इससे ट्रेनिंग प्राप्त स्टूडेंट्स को विप्रो और नासकॉम की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। उनको सर्टिफाई किया जाएगा कि इन्होंने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्ट लिया है, ताकि कि जब वो आगे इंजीनियरिंग पास करके जॉब ढूंढने के लिए जाएं तो ये जो है वो उनके जो उनका रेज्यूमे है उसमें एक बड़ा रोल प्ले कर सके। और इसके साथ ही साथ जो है वो विप्रो की ये पहल जो है वो उससे उम्मीद की जा रही है कि जो और इसके अलावा बड़ी जो सॉफ्टवेयर फर्म्स हैं, इसके अलावा जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, वो भी इस तरह के कदम उठाएंगी ताकि जो एकेडमिक्स और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो टैलेंट नेक्स्ट प्रोग्राम है, तो उसमें जो इंडस्ट्री और एकेडमिक्स में जो गैप है उनको ब्रिज करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स जो है वो उम्मीद की जा रही है कि बाकी फर्म्स, बाकी इंडस्ट्रीज भी उठाएंगी। उससे क्या होगा कि जो भारत का टैलेंट पूल है उसमें बहुत सुधार आएगा, और भारत का जो यूथ है उसको जब नई जानकारी मिलेगी, वो नई जानकारी से अपडेट होगा, तो कहा जा सकता है कि वो आगे के लिए। दोस्तों इस टॉपिक में समझने के लिए इतना ही है। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो अब हम बात करेंगे पीसा टेस्ट के बारे में। तो पीसा टेस्ट है, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, और ये जो है वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, मतलब OECD का जो है वो एक टेस्ट है, एक प्रोग्राम है जो कि हर 3 साल पे कंडक्ट किया जाता है। इसमें जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर लगभग 15 साल की उम्र के बच्चों का जो है वो एक टेस्ट होता है। और इस टेस्ट के जो मेन पार्ट होते हैं वो होते हैं मैथ्स, रीडिंग और साइंस। इन 3 सेक्शंस पर ये टेस्ट होता है, और इस हिसाब से जो है वो नेशंस को रैंक किया जाता है, उनके बच्चे कैसा परफॉर्म करते हैं इस पर। कहा जाता है इस टेस्ट की इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि कहा जाता है कि जो दुनिया भर की इंडस्ट्रीज़ हैं, दुनिया भर के बिजनेसेस हैं, वो पीसा टेस्ट का स्कोर देख के जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करते हैं। मतलब कि जिस कंट्री का होता है उम्मीद की जाती है कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्यूचर में ज़्यादा होगा। लेकिन ये जो व्यू है इसका विरोध भी बहुत होता है, क्योंकि कहा जाता है कि पहली बात तो दुनिया भर में इतना डिफरेंस है, इतना वेरिएशन है एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन पॉलिसीज़ में, कि जो है वो आप किसी भी 2 देश के बच्चों को एक सिंगल टेस्ट से कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो कहा जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस इसको पीसा टेस्ट को दी जाती है, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज़ इसका इतना ज़्यादा उपयोग करती नहीं है जितना बताया जा रहा है। अब अगर भारत की बात करें तो भारत इससे पहले
सिर्फ एक बार जो है वो पीसा टेस्ट में पार्टिसिपेट भारत ने किया है। ये पीसा टेस्ट जो है वो सन 2000 में शुरू किया गया था और भारत ने 2009 में इस टेस्ट में हिस्सा लिया था, जबकि हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के स्कूलों के बच्चे जो है वो इस टेस्ट में बैठे थे। कुल 73 कंट्रीज थी जो कि जिन्होंने इस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था और भारत की जो रैंक थी, जबकि हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के स्कूलों के बच्चे जो है वो इस टेस्ट में बैठे थे। कुल 73 कंट्रीज थी जो कि जिन्होंने इस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था और भारत की जो रैंक थी वो इसमें 72 थी, मतलब 72वीं रैंक थी और भारत के पीछे जो है वो सिर्फ किर्गिस्तान था। उसके बाद से जो है वो भारत इस टेस्ट से दूर ही रहा है, भारत ने ये टेस्ट कभी नहीं दिया है। इस बार 2021 में ये टेस्ट कंडक्ट होना है और चंडीगढ़ के बच्चे जो है वो इस बार इस टेस्ट में हिस्सा लेंगे। लगभग का बताया जा रहा है कि 1.75 लाख स्टूडेंट्स जो कि चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों, नवोदय विद्यालयों, केंद्रीय विद्यालयों से लिए जाएंगे। 1.75 लाख स्टूडेंट्स इस टेस्ट में हिस्सा लेंगे। 3 घंटे का एक टेस्ट होता है और मैंने आपको पहले बताया 2021 में इसको कंडक्ट किया जाना है। अब हम इस टेस्ट के एम्स की बात करें, जैसा कि OECD ने बताया है कि इसके एम्स क्या हैं, तो इसका एम ये होता है कि उन कंट्रीज़ की रैंकिंग करना जो कि इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करती हैं और इसकी सिस्टम है वो कहाँ स्टैंड करता है, हमारी कंट्री के एजुकेशन सिस्टम में कहाँ कहाँ अभी सुधार की गुंजाइश बाकी है। अब अगर किसी कंट्री का स्कोर इसमें अच्छा होता है इस टेस्ट में, तो उससे 2 चीज़ें पता लगती हैं। तो ये पता लगता है कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है वो इफेक्टिव है, मतलब कि वो काम कर रहा है, और साथ ही साथ जो है वहाँ पर एजुकेशन में इक्वालिटी है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो है वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाते हैं। 1.7 लाख स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2021 में इसको इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये मानना तो बेमानी होगी कि जो 1.7 लाख स्टूडेंट्स हैं उनका सभी उन बच्चों का जो IQ होगा या जो मेंटल अंडरस्टैंडिंग होगी चीज़ों की वो सेम होगी। तो हमको इस टेस्ट से ये भी पता लगता है कि क्या जो उस देश का एजुकेशन सिस्टम है उसमें इक्वालिटी मौजूद है, मतलब कि जो प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, जो अच्छी फैमिलीज से आते हैं, अच्छे सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, और वो बच्चे जो कि पिछड़े परिवारों से आते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं, इन दोनों को शिक्षा के समान अवसर उस देश में मौजूद है कि नहीं, ये जानकारी हमको इस टेस्ट से मिलती है। OECD ये भी कहता है कि ये जो टेस्ट हम कंडक्ट कराते हैं इससे जो है वो जो देश है उसको पता लगता है कि कमियां कहाँ हैं, खामियां कहाँ हैं, और इसके चलते जो है वो अपने एजुकेशन सिस्टम को वो देश उस हिसाब से उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, ताकि वो जो बच्चे रहें वो आगे की जनरेशन जब वो जॉब के लिए जाएं या जब वो वर्ल्ड लीडर्स बने या वो जिम्मेदारियां संभालें तो वो हर तरह की चुनौतियों के लिए तैयार रहें, उनको पता रहे कि क्या क्या समस्याएं हैं, उनका कैसे सल्यूशन होता है। अगर एजुकेशन में इक्वालिटी रहेगी, एजुकेशन में क्वालिटी रहेगी, तो बच्चे जो है वो अपनी समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम्स को, दुनिया की समस्याओं को हैंडल करने में ज़्यादा केपेबल बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस टेस्ट के बारे में जानने की ज़रूरत है। तो अब इस टॉपिक में दोस्तों इतना ही है। इस टॉपिक के साथ ही जो है वो हमारी दिसंबर की जो वीडियो सीरीज़ थी उसको हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे। दिसंबर का हमने करंट अफेयर्स लगभग ख़त्म कर लिया। इसके बाद जो है वो अगला वीडियो जो हम डालेंगे उसमें हम नवंबर के करंट अफेयर्स शुरू करेंगे, और इस वीडियो में मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको अपलोड करने में थोड़ा सा देरी हो रही है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अगला जो वीडियो होगा वो टाइम से आएगा और आगे के सारे वीडियोज़ जो हैं वो एक शेड्यूल के हिसाब से रेगुलरली जो है वो चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों